नेचुरोपैथी और आयुर्वेद है हर जटिल बीमारी का इलाज। अगर आप हैं कैंसर से परेशान तो आइए डॉक्टर दिलीप डोनेकर के नेचुरोपैथी एंड कैंसर केयर सेंटर, जहां आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की प्राकृतिक दवाइयों से किया जाएगा आपके कैंसर का इलाज, जो देगा आपको हर तकलीफ से निजात। डॉक्टर दिलीप डोनेकर नेचुरोपैथी एंड कैंसर केयर सेंटर। कॉन्टैक्ट 9699866137। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर दिलीप डोनेकर। सर, आप नेचुरोपैथी हार्ट एंड कैंसर केयर सेंटर है आपका। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है और आपका अभिनंदन कि आपको विजनरी समिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। राइट। और कौन बनेगा करोड़पति में आप अमिताभ बच्चन जी से मिले, वार्तालाप हुआ आपका। राइट। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नेचुरोपैथी कैंसर केयर जो है, इसमें आपके एक विशेष उपलब्धि है। तो आप ये बताइए कि ये जो उपलब्धि जो है, अचीवमेंट्स जो है, ये किस तरह के अचीवमेंट्स हैं जो विदाउट जिनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत गिरती है उसको भी बाईपास हो जाता है, ये सारी चीज़ें का। तो आप ये बताइए इसकी क्या उपलब्धि है और ये आपकी जर्नी कैसी शुरुआत हुई इसमें, उस बारे में बताइए। मेरे मम्मी डैडी आयुर्वेदिक वैद्य थे, जो पुराने ज़माने के वैद्य होते। उनका भी काफ़ी नाम प्रचलित था। पहले उनको जो जाने जाते हुक्मे मलम के नाम से जाने जाते मेरे डैडी को। मैं उनकी 7वीं औलाद हूँ, मैं 6वीं औलाद हूँ। तो मैं सबसे छोटा हूँ। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो स्पेशली मैं लॉ फैकल्टी में चला गया था। जब मुझे एक प्रॉब्लम हुआ, मैं इसमें टर्न क्यों हुआ, मुझे एक्चुअली पाइल्स हो गया था। तो मैं काफ़ी करा रहा था मिस प्रॉब्लम से। तो मेरे डैडी ने बोला कि क्या हो गया, तो थोड़ा शर्म भी आ रही थी, तो काफ़ी दर्द भी हो रहा था। तो डैडी ने पूछा, तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो डैडी ने मुझे कुछ टैबलेट्स बनाई थी, कुछ काढ़ा बनाया था, और एक ही दिन में मुझे रिलीफ हो गया, जो मैं काफ़ी 10-15 दिन से झेल रहा था मेरे से प्रॉब्लम। तो मेरे डैडी बोलते थे कि ब्लैक कोट छोड़ो, वाइट कोट पहना है डॉक्टर की तरफ आ। तो मैंने एक बार सोच लिया, मतलब नहीं, अभी डैडी को फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने फिर डॉक्टर की पढ़ाई किया, इसमें MD PhD किया सब कुछ, और बाद में जर्नी मेरी चालू हो गई और लॉट्स ऑफ पेशेंट मैंने ठीक किया। आज मैं 16-17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे 3 हॉस्पिटल है, नागपुर, मुंबई और दुबई। और एशिया का बिगेस्ट जो हॉस्पिटल बन रहा है वो केडवा सामनेर में, वो 60 एकर्स में मेरी लैंड है, वहाँ बन रहा है। वो एशिया का बिगेस्ट हॉस्पिटल है, उसमें हेलीपैड से लेकर सब कुछ है। एक्चुअली मैं वो लंदन और दुबई के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के भी मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं अदर कंट्री के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आयुर्वेदिक जो है और नेचुरोपैथी काफ़ी पुरानी पद्धति है। जीवक जी, जैसे गौतम बुद्ध कालीन जीवक होते थे, तो उनका भी काफ़ी काम उनका नाम प्रचलित था। तो मैं उनका अंश बनना चाह रहा हूँ। तो जो भी मैं मेडिसिन देता हूँ, मेरे डैडी की कुछ फार्मुलेशन, आयुर्वेदिक फार्मुलेशन, कुछ मेरे फार्मुलेशन है, और इनको हम सब मिला के जो हमने फार्मुलेशन बनाया, तो पेशेंट पे हम अप्लाई करते हैं। तो कैंसर जैसे जटिल बीमारी जो शायद आज जितने भी एलोपैथिक से अदर पैथी है, शायद वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ डॉक्टर दिलीप डोनेकर पहुँचा। मैं अपनी बढ़ोतरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पेशेंट्स हैं, मेरे पेशेंट के रिजल्ट दे रहा हूँ। तो लंदन के पेशेंट जो है कुछ अंबानी फैमिली के, जो प्रीति मर्चेंट है, उनके भी है, और बाकी नागपुर और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सभी जगह के पेशेंट्स हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कैंसर से ग्रसित होते हैं, और मेरे पास सब सारे लास्ट स्टेज के पेशेंट्स आते हैं, या नागपुर के जितने भी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, जहाँ वो हाथ ऊपर करते हैं, तब डॉक्टर डोनेकर का नाम चलता है। नाम इसलिए चलता है कि मैं कैंसर के सेल पे काम करता हूँ। कैंसर के सेल पे काम होना चाहिए। आप जैसे किसी को माउथ कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर, तो आप उसका नोट्स निकाल के फेंक रहे हैं। नोट्स निकाल के फेंकने में कुछ नहीं होगा। कैंसर को आपने नहीं ठीक किए, आपने सिर्फ नोट्स निकाल के फेंक किए, और आप उन्हें कीमोलाइट्स, रेडिएशन, जो भी आप एलोपैथिक करते हैं उसको आप सिंक्रेशन कर रहे हैं। बट एटलीस्ट देखा जाए तो बाद में रिजल्ट वही आता है और पेशेंट चले जाता है। तो मेरा जो कहती है नेचुरोपैथी, इसमें आयुर्वेदिक थोड़ा कॉम्बिनेशन लेता हूँ मैं, और मैं कैंसर सेल पे काम करता हूँ। जब मैं मेडिसिन अप्लाई करता हूँ, मेरे जहाँ तक के पेशेंट्स है वो 4 to 5 मंथ्स का डोज होता है। जितने भी पेशेंट्स है 4 to 5 मंथ्स के जो ड्यूरेशन होता है, उसमें जब मैं 5 महीने के बाद या 4 महीने बाद उनको बोलता हूँ कि आप एक टेस्ट करवा लो, जस्ट लाइक पेट स्कैन। जब पेट स्कैन करते हैं और वहाँ जब उनको नहीं दिखता कि कैंसर इज क्योर, कम्प्लीटली क्योर, कहीं पे भी रिकरेंस नहीं, कुछ नहीं, तो मेरे पेशेंट हैप्पी होते हैं। और उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद भी मेरे पेशेंट रिकरेंस नहीं होते। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। और विदाउट एनी साइड इफेक्ट, कोई भी आपको एलोपैथिक के साइड इफेक्ट जैसे होते हैं, वो मेरी मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स नहीं होते। और ये सब करता हूँ तैयार, और उन्हें बताता हूँ क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए। जितना मेरा मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, उतना मेरा डाइट भी। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, आप कुछ भी खा रहे, मैगी खा रहे, ये सब खा रहे, तो जो भी जंक फूड खा रहे वो नहीं खाना चाहिए। तो मेरे कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनके फाइल में मैं देता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करो 3 से 4 महीना। उसके बाद मैं रिपोर्ट्स निकालने के बोलता हूँ। रिपोर्ट्स में नहीं आया, नेगेटिव है, तो पेशेंट इज ओके। हाँ, इनकेस यदि कोई पेशेंट्स के रिपोर्ट्स में थोड़ा बहुत दिखा है नोट्स या कुछ
कैंसर के सेल तत्व, तो मैं उनको बोलता 1-2 महीने ट्रीटमेंट ज़्यादा भी चल सकता है, अदरवाइज 5 महीने में भी क्योर थे। मोस्टली मेरे पेशेंट जो है 5 या 6 महीने में क्योर हो ही जाते हैं। अब कुछ पेशेंट यदि नहीं होते तो मैं थोड़ा सॉरी बोलना चाहूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर भगवान नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि भगवान का हाथ यदि पकड़ने का सामर्थ्य तो सिर्फ डॉक्टर में, तो डॉक्टर ने पूरा कोशिश करना चाहिए। मैं बियॉन्ड द लाइन जाके कोशिश करता हूँ। इवन जहाँ डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दे, जो भी एलोपैथी बड़े हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर ढूंढने को शुरू होता है। क्यों होता है? क्योंकि मुझे पता है मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा होता है, पेशेंट की मानसिक और शारीरिक दोनों को देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप पेशेंट चाह नहीं रहा और आप उसको कर रहे, तो सबसे पहले मैं उनको मेंटली ठीक करता हूँ, देन फिजिकली। सर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैंसर बोले तो एक फियर पैनिक हो जाता, एक समाज में स्टिग्मा भी माना जाता। हाँ, राइट। तो अब जैसे कि जो आज के जो परिवेश जो चल रहा है, जैसे कि अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, और सेकंड थिंग कैसे कई तरह के कैंसर हो रहे हैं, लंग्स कैंसर, ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो हर कैंसर पे आपकी ये जो थेरेपी है कारगर है क्या, उस बारे में? हाँ, मेरी जो मेडिसिन से या मैं जो फार्मुलेशन बनाता हूँ सारे कैंसर पे कारगर होता है, लेकिन सब कैंसर पे अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि मैं सारे पेशेंट को एक ही मेडिसिन देता हूँ। हाँ, पेशेंट को देख के, उनकी रिपोर्ट्स देख के फिर मैं फार्मुलेशन बनाता हूँ। फार्मुलेशन बनाने में मुझे आधा एक घंटा लगता है। एग्जामिनेशन करने के बाद आधे घंटे बाद उनको मेडिसिन प्रिपरेशन करता हूँ, और कैसा खाना, क्या खाना, और सब रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, और क्या नहीं खाना चाहिए वो भी मैं देता हूँ। उस तरह से उनको मैं कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ। और दूसरी एक बड़ी बात है कि और 1-2 पेशेंट्स है, जैसे लंदन के कुछ पेशेंट्स हैं जिनको ओवरी कैंसर था, जिनको डॉक्टर बोलते हैं कि ओवरी निकालना पड़ेगा, और मेटास्टेटिक कैंसर इन द सेंस 4 स्टेज। ऐसे बहुत सारे केस आप मेरे इंटरव्यू में देखोगे, गूगल में सर्च करके तो पता चलेगा। तो लास्ट स्टेज कैंसर उन्होंने कीमोलाइट, रेडिएशन सब कुछ ले, देन कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, देन टारगेट थेरेपी, इतने सारे थेरेपी है। मीन्स लंदन में भी, मैं लंदन में रह के आ चुका हूँ, प्रीति मर्चेंट के पेशेंट्स हैं और भी पेशेंट्स हैं। तो उन्हें मैंने 6 महीने में ठीक किया, और जब उन्होंने रिपोर्ट निकाला तो रिपोर्ट नेगेटिव, कहीं पे भी ब्लॉक्स नहीं, कहीं पे भी कैंसर के तत्व नहीं, और सारा रिपोर्ट क्लियर ऑन रिकॉर्ड मेरे पास सबूत है। सर अमूमन देखा गया है कि जो कैंसर जो है कॉस्टली ट्रीटमेंट माना जाता है, और सेकंड थिंग लोगों के मन में ये भावना होती है काफ़ी पेनफुल भी होता है। राइट। तो अभी जैसे कि अभी जो चल रहा है, जैसे कि कई हॉस्पिटल्स जो है जो ECP थेरेपी जो कराते हैं, वो बोलते ब्लॉकेजेस हटा देंगे, विदाउट एनी चीरफाड़ आपका ब्लॉकेजेस हट जाएगा, हार्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो जो थेरेपी होती है और आपकी जो नेचुरोपैथी थेरेपी है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है मेरे थेरेपी में, उनके थेरेपी में डिफरेंस है। जैसे वो ब्लॉक्स लगाते हैं पैर में, पैड लगा के उनको कुछ टाइम तक वो रिलीफ हो जाता है, बट बाद में देखो तो अल्टीमेटली 6-7 महीने में, कुछ साल के बाद जैसे थे वैसे। तो मेरा जो ट्रीटमेंट में कम्प्लीटली, क्यों, मैं सबसे पहले उसके कॉज पे काम करता हूँ। मीन्स कॉज क्यों हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, आप यहाँ आए तो कुछ ना कुछ कोई रीज़न की वजह से है, तो कुछ ना कुछ रीज़न होता है। भगवान बुद्ध ने बोला कि कोई भी रीज़न से कोई किसी को आता नहीं, इक्वेशन बनते हैं। तो सिंपल थिंग है, यदि कुछ हुआ है तो उसका रीज़न है। जैसे कैंसर होता है, कैंसर ऐसा किसी को भी नहीं होता। आपका डाइट शेड्यूल क्या है? यदि आप डेली दूध पीते होगे, आप में एसिडिटी बनती होगी पेट में, तो आपको कैंसर होना ही होना है, बिकॉज द कॉज ऑफ कैंसर एसिडिटी। यदि आप तंबाकू गुटखा खाते होगे तो आपको माउथ कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मेरा कहना इतना है कि आप खाइए, सब कुछ खाइए, बट लिमिट में खाइए। आपने पचाते आना चाहिए। आप फिर जहर भी खाइए ना तो भी चलेगा, लेकिन आप पचाते आना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है नहीं कि आप जहर खाओ, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि उतना ही खाइए आप जो आप पचा सके। सिंपल सा थिंग है। आप किसी जानवर को देखो, या डॉगी या शेर को देखो, जब भी शेर शिकार करता है 30-40 किलो मटन करता है, तब उसको भूख रहती है, और जब वो 30-40 किलो मटन खा लिया तो वो 7-8 दिन किसी भी जानवर को पंगा नहीं मारता या पंजा नहीं मारता। तो वो कितने अवेयर होते हैं। इवन डॉगी भी, यदि वो भूख लगी तभी खाना खाएगा, आप उनको भूख लगी नहीं और आप खाना देते नहीं खाएगा, तो वो कितने सहज होते हैं और कितने नेचुरल होते हैं। और हम इंसान कभी भी मिले, कुछ भी मिले, खा ही लेते हैं। तो आप एक्सेस खाओगे तो बीमारी के नज़दीक जाओगे। आप उतना ही खाइए जितना आप पचा सकते हैं। तो सबकी क्षमता अलग अलग होती है। शायद मैं 4 रोटी खाता हूँ, आप 2 रोटी खाते हैं, तो सबका अलग अलग। आपका वर्क प्लेस कैसा, मैं ऑफिस में बैठूँ, कोई वर्किंग कर रहा लेबर काम, उसका अलग होता है। बट खाना खाने का टाइम में आपको 2 बजे के पहले। सर कोरोना के बाद ऐसी भी सिचुएशन डेवलप हुई है कि जो यंगस्टर्स है उनमें कार्डियक अरेस्ट जो 35 इयर्स के हैं, राइट। और सेकंड थिंग अपना ये जैसे कैंसर जो है काफ़ी जो मिलावटी जो चीज़ें हैं और पॉल्यूशन है उसकी वजह से भी होता है, ऐसा सुनने में आया। तो आप ये बताइए जो कार्डियक अरेस्ट के जो प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, हार्ट पे भी आपकी थेरेपी कारगर है नेचुरोपैथी, तो वो किस तरह से है उस बारे में बताइए। जैसे मेरे कैंसर पेशेंट है औरोप्राम करके, यहीं पे रहते नागपुर में, उनको कैंसर हुआ चुका था
उनका शायद हाँ एडेनोकार्सिनोमा था और लास्ट स्टेज। तो उन्होंने शायद अम्बानी हॉस्पिटल कोकिलाबेन वहाँ के, बाद में एलेक्सिस के, उसके बाद वो टेबल केस मेरे पे आई और टाटा वगैरह सब करके आए, टाटा इंश्योरेंस वगैरह, टाटा हॉस्पिटल वगैरह, उसका टेबल में मेरे केस है। उन्होंने ऑलरेडी 20 से 25 लाख रुपए खर्च कर चुके थे। अब जब उनको मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने चलो भाई एक लास्ट देख लेते। उनको सर मैंने 4 मंथ में ठीक किया और उन्होंने रिपोर्ट निकाली जो यहाँ पे गोकुल में अपना बर्डी में जो ये है हॉस्पिटल जहाँ पे रिपोर्ट निकालते हैं। जब वहाँ पे रिपोर्ट निकलते मेरे का कहीं पे भी कुछ नहीं, 0, तो आगे सीधा पावर पड़े मिस, वो मुझे गॉड कहते हैं, लेकिन गॉड नहीं, हम इंसान ही। उसके बाद उनको हुआ था 1.5 साल के बाद हार्ट अटैक। पहले उन्होंने एंजियोप्लास्टी किए थे, बाद में उनको बोला गया था ये नागपुर का हॉस्पिटल कि आपको ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। तो उनके लड़के ने मुझे फ़ोन किया, तो मतलब ठीक है मैं आ रहा हूँ। जब मैंने चेक किया टेबल पे हुए नहीं, तो आप आज वाला हॉस्पिटल में हो जाता। अभी भी जिंदा है, मैंने सिर्फ मेडिसिन दिया था और कोई नहीं, अभी भी उनका हार्ट का देखोगे ना तो परफेक्ट है, हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं, 0 है और अभी भी जिंदा, भी 8 साल हो गए। कहने के बाद पर आपको मेडिसिन प्रॉपर देते आना चाहिए। आप सिर्फ पैसा मत कमाओ, पेशेंट को बचाओ। यदि पेशेंट आप बचाएंगे तो अल्टीमेटली पेशेंट आने वाला है और आपका नाम भी होने वाला है। तो मेरा मेन फोकस रहता है पेशेंट को हम कैसे बचाएं मेंटली और फिजिकली। और मेडिसिन का आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे मेरे मम्मी डैडी से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, उनका कुछ फार्मूलेशन, मेरे कुछ फार्मूलेशन, और इसी की वजह से हम काफ़ी इतना नाम कमाया। और पेशेंट मेरे खास है, जितने पेशेंट मैं ठीक करता हूँ ऑलमोस्ट ठीक हो ही जाते। 1-2 पेशेंट नहीं होते तो शायद थोड़ा बहुत उनका प्रॉब्लम हो सकता है कि खान पान में, या फिर कभी कभी पेशेंट झूठ भी बोलते हैं। मैं उनकी इंस्ट्रक्शन तो ये नहीं खाना चाहिए, ये सब करना चाहिए, तो कभी पेशेंट नहीं करते, तो शायद उनको रिजल्ट मिलने में देरी होती है। बाकी ऑलमोस्ट सारे पेशेंट को रिजल्ट मिलते हैं। इतना है किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है। शहर, विदर्भ और अंतर्राज्यीय दर्शक डॉक्टर दिलीप डोनेकर सर को लाइव देख रहे हैं। सर इवन आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो दर्शक है आपको डायरेक्ट लाइव संपर्क कर सकते हैं। आपकी हेल्पलाइन भी शुरू है। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम उन्हें आती है कैंसर से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड, वे आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आपका एक जनमानस में क्या मैसेज होगा कि किस तरह से लाइफस्टाइल होनी चाहिए ताकि कैंसर की ग्रिप में ना आए? सर ने काफ़ी अच्छा सवाल किया कि देखो हमें जो लाइफ मिलती है वो एक ही बार मिलती है, हमें 2-2 बार लाइफ नहीं मिलती। तो हम अपनी लाइफ का सदुपयोग करना चाहिए। भले हमारे बारे में कोई गलत सोचे, लेकिन हमने अच्छा सोचना चाहिए और हमें अपना जो भी हमने तरक्की के मार्ग है, जो प्रोफेशन, उसमें अपने करना चाहिए। और लाइफस्टाइल जो है आप सिंपल लाइफस्टाइल रखिए, पहले की लाइफस्टाइल रखिए। खाना दिन में आपको 2 के पहले खाने का, टाइमिंग थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन 2 के पहले ही खाना है। और शाम को यदि आप खाना करते हो 7-8 बजे तक खा लीजिए। हाँ, यदि वर्किंग में है तो आप 8-9 बजे तक खा सकते हैं, लेकिन 7 बजे खाना खाए तो बहुत ज़्यादा बेटर। और तीसरा, आप स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहिए मीन्स मेंटली फिजिकली आपके जो विचार हो पॉजिटिव होना चाहिए, आप कभी फ्रेश होना चाहिए। पानी उतना ही पियो, और पानी भी आप बहुत ज़्यादा मत पियो। बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत सारा पानी पियो। सर बहुत सारा पानी पियोगे तो आपका ब्लैडर फूलेगा, स्टमक बाहर आएगा। तो आपकी बॉडी खुद डिसाइड करती है। हमारी बॉडी सबसे बड़ी पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री है। हमारी बॉडी सब बताती है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारी बॉडी जब बोलती है कि आपको पानी पीना चाहिए तो पानी पीना चाहिए, भूख लगी तो खाना खाना चाहिए। आप बॉडी को सुनो, भले आप डॉक्टर थोड़ा कम ज़्यादा सुनो, लेकिन आप बॉडी को सुनो। आपकी बॉडी खुद आपको जज करती है। यदि आपको नींद आ रही है तो नींद लीजिए सर। यदि नींद नहीं लोगे तो फिर आपको मेटाबॉलिकल सिस्टम गलत होगा और फिर आपका एंजाइम तैयार होगा और ऊपर से आपका एसिडिक तैयार होगा। एसिडिक तैयार होगा तो फिर कैंसर से नज़दीक जा सकते। तो लाइफस्टाइल आपकी सिंपल रखिए, जो भी खाइए खुश मिजाज से खाइए, आपका नेचर अच्छा रखिए और पॉजिटिव थॉट्स रखिए, और थोड़ा योगा, मेडिटेशन और आहार थोड़ा ही कीजिए। और हो सके थोड़ा जूस बनाइए। जैसे आप बोलते कि मुझे अल्कलाइन जूस चाहिए, तो अल्कलाइन जूस की मशीन भी आती है, लेकिन अल्कलाइन जूस की मशीन मत लो, आप घर में अल्कलाइन जूस बना सकते हैं। मैं लंदन में था तो सर हमारे फार्मूलेशन लंदन में बनते हैं सर। जब मैं लंदन में देखा होटल में तो वहाँ पे हमारे फार्मूलेशन दिखते हैं, यानी हमारे फार्मूलेशन चुराते और वो खुद करते। लेकिन हमारा इंडिया में इतना कुछ होने के बाद हम उनकी वैल्यू नहीं करते। आप बोलते ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो सेम थिंग। आप एक लीजिए मग या फिर जग लीजिए, उसमें नींबू, अदरक, कोथिंबीर, पुदीना और ककड़ी, गाजर और डाल दीजिए इसमें और पानी में रख लीजिए। दूसरे दिन से आप उसका सेवन कीजिए तो अल्कलाइन वाटर होगा, तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। तो ये सिंपल थिंग्स शायद वो 50-100 रुपये में आपका बनता है, लेकिन उसी के लिए आप पैसा दोगे तो फिर 1.5-2 लाख की मशीन आती है। तो जो भी है आप घर में तैयार कर सकते हैं और उतना ही खाना खाइए। और मेडिटेशन बिल्कुल कीजिए। भले आप दिन में कभी खाना कम ज़्यादा होगा, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से आपका पूरा ओरा क्लियर होता है, आपके थॉट्स अच्छे आते हैं और आपको एक उम्मीद मिलती है और आपका ब्रेन जो है एक्टिव रहता है। तो थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए और नेचुरल रहिए और खुश रहिए।
तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर दिलीप डोनेकर। आप कैंसर नेचुरोपैथी कैंसर केयर स्पेशलिस्ट हो और आपने हमारे के चैनल्स को कैंसर की रोकथाम कैसा करें, किस तरह से उस पर प्रभाव ज़्यादा करे ताकि वो कैंसर फैला ना, और हमारे जो दर्शक आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे, और आपका नंबर भी हाईलाइट हो रहा है, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। और एक बात बताना चाहूँगा, देखो आप अपने फील्ड में जब भी आप मास्टर बनते तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। जैसे अभी केबीसी मुझे बुलाया गया, तो क्यों कि भाई कैंसर में इतना अच्छा काम कर रहे, तो उधर से एक इन्विटेशन आता कि आपको बुलाया, तो आपको खुद ही सम्मान मिलता है। आप अपने प्रोफेशन में सिर्फ आप ध्यान से दीजिए, तो सारे जितने भी है ब्लॉकबस्टर वो सारे आपको मिलने आएंगे। तो आप अपने वर्क प्लेस या जो भी आप वर्क करें उस पर पूरा 100% दीजिए। वो समझिए कि आप ये मेरा 100% उसको मिलना चाहिए प्रोफेशन। तो आप देखो कहाँ से कहाँ चल गया। केबीसी में वैसे भी इनविटेशन आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारा नागपुर वासी के लिए काफ़ी ये है, नागपुर वासी के लिए मैं धन्यवाद हमारे चैनल्स की तरफ से भी आपको अभिनंदन। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।